नमस्कार, मैं हूं प्रकाश भटनागर और आप मेरे साथ देख रहे हैं अनादि टीवी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी को। हेमंत खंडेलवाल जी का भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे 1 साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया है। इस पे हम बात करेंगे और इस बातचीत में मेरे साथ में अनादि टीवी के पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा भी शामिल हैं। 1 साल काफ़ी चुनौतियों का आपके लिए रहा। नए मुख्यमंत्री आए थे, उसके बाद फिर आप आए, कई तरह की चीज़ें 1 साल के अंदर आपको क्या महसूस हुआ? भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या परिवर्तन आया? जो आप काफ़ी समय से जुड़े रहे, क्या लगा आपको, क्या परिवर्तन आया और आपने उसमें क्या वो किया है? नमस्कार प्रकाश जी, मनोज जी। जो आपका सवाल है कि 1 साल में मैंने क्या महसूस किया, अध्यक्ष के नाते मेरी जो प्राथमिकताएं थी कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो नेतृत्व से अपेक्षा करता है, उस पे मैं और मेरा नेतृत्व खरा उतरने का प्रयास करे। हमारा कार्यकर्ता जो मध्य प्रदेश में मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने का काम करता है, उसकी अपनी अपेक्षाएं रहती है, उसका अपना सम्मान रहता है। कोशिश की जाए कि हम उसे पद दे पाए ना दे पाए, लेकिन उसका सम्मान हम बरकरार रखें और इस पे खरा उतरने का मैंने प्रयास किया। मेरी कोशिश रही कि जो कार्यकर्ता मिलना चाहता है, जो अपनी बात रखना चाहता है और जिसको हम जहाँ पे नियुक्त कर सकते हैं, जिसको हम पद दे सकते हैं या जिसका जो काम है वो हम कर सकते हैं, उसका प्रयास करें। 1 साल में मेरी यही प्रमुख प्राथमिकता रही और मैंने प्रयास किया कि इस पे मैं कार्यकर्ताओं के विश्वास पे खरा उतरूं, अपने नेतृत्व के विश्वास पे खरा उतरूं और इसका मैंने प्रयास किया और मेरी समझ से मैं इस पे सफल भी रहा हूँ। लेकिन कई पुराने कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात की है, लेकिन एक उपेक्षा और दूसरी बात जो पार्टी में केंद्रीकरण हुआ, क्या पार्टी का कार्यकर्ता आजकल खुल के अपनी बात रख सकता है पार्टी में? निश्चित तौर पे आज सोशल मीडिया का ज़माना है। जब हमारी बड़ी मीटिंगें होती है, उसमें कोई कार्यकर्ता कुछ बोलता है, तो पहले वो बात घर की बात घर में रह जाती थी, लेकिन अब वो बात तुरंत बाहर आती है। इसलिए मर्यादाओं के कारण कई बार कार्यकर्ता सार्वजनिक मंचों पे या सार्वजनिक मीटिंग में, बड़ी मीटिंगों में वो बात नहीं कह पाता। लेकिन मैंने या हमारे पदाधिकारियों ने, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेतृत्व ने ये प्रयास किया कि हम लोगों से 1 टू 1 भी बात करें, ताकि वो अगर कोई बात कहना चाहते हैं तो हम सुन पाएँ। और हमने इसकी परंपरा भी शुरू की और कोशिश भी की कि कार्यकर्ता अगर अपनी कोई बात कहना चाहता है तो उसकी बात सुनी जाए। और मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक हमने जो प्रयास किया उसमें हम सफल रहे। लेकिन आपकी बात ये सही है कि हर कार्यकर्ता की जो अपेक्षा रहती है वो कहीं न कहीं पूरी नहीं हो पाती, या हमारा जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, कई बार स्थानीय इकाई के कारण या स्थानीय परिस्थिति के कारण उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए उसमें कहीं कमी रह जाती है। लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि इसको दूर करें और सामंजस्य बनाएँ और उनका सम्मान बरकरार रहे। कार्यकर्ताओं के अनुशासन की एक महीन रेखा है, लेकिन वो कार्यकर्ता तो मान लेता उसको, लेकिन कई बड़े नेता उसको तोड़ देते हैं। कई बार आप समझाइश देते हैं, किसी को डांटना हो डांटना पड़ता है। बार बार ऐसे प्रसंग क्यों हो जाते हैं? आजकल पत्र लिखने का, पत्र लीक होने का, ये बीजेपी में नया ट्रेंड चालू हुआ है, ये भी इसी से जुड़ा है। देखिए, जो कार्यकर्ता रहता है, जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या हजारों में थी। आज हमारा कार्यकर्ता लाखों में है। ऐसी स्थिति में जहाँ पे हमारा कार्यकर्ता लाखों में है, वहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, 2-4 घटनाएं जहाँ पार्टी की अपेक्षा के अनुरूप कार्यकर्ता का आचरण नहीं रहता। ऐसी जो भी घटना होती है उसमें तुरंत हम संज्ञान लेते हैं, उसको समझाइश देते हैं, उचित कार्रवाई करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि पार्टी के आचरण के अनुरूप हर कार्यकर्ता व्यवहार करे। लेकिन कई बार ये घटनाएं बार-बार होती है, इसे दूर करने का प्रयास करते हैं और मैं समझता हूँ इतने बड़ी संख्या के दल में 2, 4, 10 घटनाएं होना स्वाभाविक है।
एक भी घटना ना हो ये हमारा प्रयास रहता है, लेकिन 2-4-10 जगह ऐसी कमी या ऐसी घटना हो जाती है। आप ऐसी सरकार के मुखिया जिसके पास प्रचंड बहुमत है, 29 लोकसभा सीट हैं, तो आमतौर पे किसी अध्यक्ष के कार्यकाल के बारे में पैमाना माना जाता है कि चुनावी सफलताएं कितनी है, वो अभी दूर है। उसके लिए क्या प्लानिंग है कि भविष्य में क्या आपकी रणनीति होगी? भविष्य पार्टी में के नगरीय निकाय के चुनाव सामने आएंगे, जिला पंचायत उपचुनाव के, होना है अभी। वो आपके समय के पहले चुनाव होंगे। देखिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए 90% लाना बड़ी बात नहीं रहती, लेकिन उसको मेंटेन रखना बड़ी बात होती बड़ी है। बात है। सफलता पाना जितना चुनौतीपूर्ण है, उतना ही चुनौतीपूर्ण उस सफलता को बनाए रखना है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार सफल है। इस सफलता को बनाए रखना, आम जन की जो हमारे से उम्मीद है उस पे खरे उतरना, इसका प्रयास हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हम सब मिलके करते हैं और प्रयास करते हैं कि आम जनता की जो उम्मीदें हैं उस पे हम खरे उतरें। आजकल भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी क्या संपूर्ण तौर पे आदिवासी समाज और अल्पसंख्यक समाज को भारतीय जनता पार्टी कैसे जोड़ेगी? क्या उनका ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन पार्टी को हासिल है या उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा? देखिए, सबका साथ सबका विकास ये हमारे दल का नारा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम हर समाज को जोड़ना चाहते हैं, हर समाज के साथ चलना चाहते हैं। जहाँ तक आपने अल्पसंख्यक वर्ग की बात की, भारतीय जनता पार्टी की हर योजना का लाभ उन्हें पूरी तरह मिलता है और मैं समझता हूँ कि उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव भी हुआ। जहाँ तक हमारे जनजाति भाई, आदिवासी भाइयों का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी जितना उनको विकसित करने में, उनके क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, शायद पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी नहीं किया। आज आप देखिए, पहले हमारा जो जनजाति समाज है वो कहीं छोटी झोपड़ी में रहता था, ना उसके घर में गैस थी, ना बिजली थी, ना उसके घर तक मकान था, ना बिजली का कनेक्शन था। इलाज के लिए उसे सरकारी अस्पताल में भटकना पड़ता था। आज सारी चीजें चाहे केंद्र सरकार की योजना से हो, चाहे राज्य सरकार की दूर की है और उनके जीवन को बदलने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इसलिए जो जनजाति वर्ग है, आदिवासी समाज का बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इसलिए हम उन क्षेत्रों में सफल भी हैं। लेकिन अल्पसंख्यक समाज ने भी, आपने कहा तो, सारी योजनाओं का लाभ लिया है, लेकिन ऐसी क्या बीच में दीवार है? इस चीज को आप कैसे मजबूत कर सकते हैं या ढा सकते हैं कि अल्पसंख्यक भी उतना ही भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे करे जितना अन्य समाज के लोग करते क्योंकि हैं? वो मानता तो कि सारी योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन जब वो वोट देने की बारी आती है तो वो छिटक जाता है, झिझक जाता है। देखिए, ये बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यकों का साथ नहीं मिलता, जबकि सरकार की जितनी योजनाएं, मैं समझता हूँ कि अल्पसंख्यक वर्ग को जितना उसका अल्पसंख्यकों को लाभ मिलता है या आर्थिक रूप से उन्हें जितना उसका लाभ हो रहा है, उस अपेक्षा से वो हमारे दल को समर्थन नहीं करते। लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें ये समझ में आएगा कि कांग्रेस सहित बाकी दलों ने उनका शोषण किया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, उनकी आर्थिक प्रगति हो या सामाजिक उनकी चेतना हो, जब उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं हम गलत सोच के साथ थे, हम ऐसे लोगों के साथ थे जिन्होंने हमारा कभी भी भला नहीं किया, तो वो जब उनमें ये चेतना, जो विश्वास आएगा, तो ये निश्चित मानिए कि वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। जब भी उनको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं बीते वर्षों में वो सही निर्णय नहीं किए, तो आने वाले समय में वो हमारी विचारधारा को भी अपनाएंगे और साथ भी देंगे। पार्टी का जो कार्यकर्ता, उसको देव दुर्लभ कार्यकर्ता माना जाता है, लेकिन जैसे वो कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि बना, मंत्री बना, वो खुद देवतुल्य हो जाता है। ऐसे कई सारे देवतुल्यों को अपने कार्यकर्ता बना के बीजेपी अफसर में बैठने को मजबूर कर दिया। ये चमत्कार कैसे किया? क्योंकि आपके पूर्ववर्ती कई अध्यक्ष ये प्रयास कर चुके थे, कई मुख्यमंत्री कर चुके थे, लेकिन वो मंत्री टस से मस नहीं होते थे। देखिए, कोई भी मंत्री हो, हमारी पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता है। सामान्य कार्यकर्ता कोई विधायक और मंत्री बनाया जाता है और इसलिए मैंने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे अपेक्षा की कि महीने में एक दिन आपको अनिवार्य रूप से कार्यालय बैठना है। उसका उन्होंने
पालन भी किया, बैठ भी रहे हैं, लोगों की बातें सुन भी रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, मैं हूँ चाहे मंत्री हो, हम जिस भी जगह पहुंचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं के कारण पहुंचे हैं, हमारे मतदाताओं के कारण पहुंचे हैं। और इसलिए उनके से मिलना, उनकी प्राथमिकताओं को समझना, उनके साथ सामंजस्य करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस मामले में अध्यक्ष के नाते मैंने आग्रह भी किया, आदेश भी दिया और उनसे अनुरोध भी किया कि वो इसका पालन करें। और मैं समझता हूँ सभी लोग उसका पालन भी कर रहे हैं और उसका लाभ भी हमारे कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के तौर पे बहुत मजबूत है। मध्य प्रदेश में 25 साल की सरकार भी हो गई, लेकिन आप जब अध्यक्ष बने हैं तो आपको कुछ कमी ऐसी लगती है जो परेशान करती है कि ये पार्टी में अभी भी कमी है। लगातार 25 साल की सत्ता, लगातार संगठन मजबूत, लाखों कार्यकर्ता, उसके बाद भी कोई ऐसी कमी महसूस होती है कि ये पार्टी हो में जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। निश्चित तौर पे हम भले सफल हैं, लेकिन क्या हम हर विधानसभा जीते? हम भले सफल हैं, लेकिन क्या हर वर्ग तक हमारी पहचान है, हमारी पहुंच है, हर क्षेत्र तक हमारी पहुंच है, हर बूथ हम जीत पाए हैं? कहीं ना कहीं कितनी भी सफलता के बाद भी हमारी कुछ ना कुछ कमी तो है, जिसे समझना, उसे दूर करना हमारा और हमारे संगठन का काम होना चाहिए। हम इन क्षेत्रों को पहचान भी रहे हैं, इन पे काम भी कर रहे हैं। आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि वो बूथ जो हम नहीं जीते, वो क्षेत्र जहां हम नहीं जीत पाए, वो वर्ग जो हमसे थोड़ा दूर है, वो विधानसभा जो हम नहीं जीत पाए, उन सबको हम वहां पे सफल हों, वहां पे हमारी स्वीकार्यता बने, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। ये हमारी कमी है जिसको हम स्वीकार भी रहे और इसे दूर करने का काम भी करेंगे। एक दौर था जब चुनाव जीत हार के बाद जनादेश की जीत बताते थे, लेकिन जब से कांग्रेस ने देखा, हमने टेंडेंसी चेंज की है पिछले एक दशक में कि कोई भी चुनाव हारे हैं तो संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठा दो, चाहे वो राज्यसभा का हालिया मामला हो या पिछले कई सारे चुनाव। ईवीएम पे सवाल उठा दो, कभी सुप्रीम कोर्ट पर, कभी निर्वाचन अधिकारियों पर, कभी पीठासीन अधिकारियों पर। तो ये आपको नहीं लग रहा कि लोकतंत्र के लिए बड़ी घातक दिशा है ये, और ये इस पे रोक लगना चाहिए? देखिए, कोई भी चुनाव हो, भारत में लोकतंत्र है, कभी कोई दल जीतता, कभी कोई नहीं जीतता। भारतीय जनता पार्टी भी तमिलनाडु में नहीं जीती, केरल में नहीं जीती, कर्नाटक में नहीं जीती, कई राज्य हैं जहां हम नहीं जीत पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी व्यवस्था पे सवाल करें। आज से 50 साल 60 साल पहले भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जनसंघ हो, हम चुनाव नहीं जीतते थे, तो भी हम अपनी कमी पे काम करते थे बनिस्बत हम संवैधानिक जो हमारे संस्थान है उन पे आरोप लगाने के बजाय। मैं समझता हूँ कांग्रेस के नेतृत्व का एक दुर्भाग्य है कि वो अपने नेतृत्व पे, अपनी क्षमताओं पे काम नहीं कर रहे, अपनी कमियों पे काम नहीं कर रहे, बल्कि लगातार अपनी कमी को छुपाने के लिए ऐसे आरोप लगाते हैं जिन पे उनको भी अकेले में हंसी आती होगी और आम जन भी उस पे हंसता होगा। अगर स्वस्थ परंपरा कांग्रेस चाहती है तो अपनी कमी पे काम करे, वो क्यों असफल हुए उस पे काम करे। हमारे देश जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, उसकी संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगाना पूरी तरह गलत है, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई और दल। तो बड़े ताजा भी मामले, यूसीसी का मामला मध्य प्रदेश में लागू होना, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया। वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों की नियुक्ति, इसको लेकर कांग्रेस से ज्यादा जो मुस्लिम नेता है वो आपत्ति जता रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो केंद्र सरकार ने अमेंडमेंट लाया था, वक्फ बोर्ड एक अल्पसंख्यक समाज का एक प्रतिनिधि सभा है या उनकी एक संस्था है, ये कही जा सकती है। लेकिन वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्तियां हैं, वो किसकी हैं, क्यों हैं? क्योंकि सेना और रेलवे से ज्यादा संपत्ति ऐसा माना जाता है। हाँ, उनके पास इतनी ज्यादा संपत्ति क्यों है? 10 लाख करोड़ से ज्यादा की आंकड़े आते हैं। तो ऐसी संपत्तियों में अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, सभी समुदाय को क्लियर नहीं रहेगा कि संपत्ति किस लिए मिली, क्यों मिली, कब मिली, तो मैं समझता हूँ एक स्वस्थ परंपरा है। अगर सरकार का, समाज का इन संस्था पे विश्वास बढ़ेगा तो ये संस्थाएं समाज के काम भी आएगी। आप वक्फ बोर्ड की टोटल कैपिटल देखेंगे तो शायद 10 लाख करोड़ से ज्यादा है, और टोटल इनकम देखेंगे तो मैं आंकड़े कुछ करोड़ों में ही है, कुल 100-200 करोड़ है, जबकि 8 से 10% का रिटर्न आना चाहिए।
तो अगर उन पे सरकार सही तरह से उन कैपिटल उन पूंजियों का उपयोग होगा तो उनसे जो इनकम होगी वो अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के एजुकेशन के काम आएगी, उनकी शिक्षा के काम आएगी, उनके रोजगार के काम आएगी। तो सरकार तो उन्हीं वर्गों के हित के लिए काम कर रही है। अगर किसी लोगों ने वक्त की संपत्ति पे एक सिंगल व्यक्ति ने कब्जा कर लिया तो समाज को तो खुश होना चाहिए कि वो संपत्ति उससे मुक्त होकर समाज के काम आएगी, और इसलिए सभी समाज मिलके निर्णय करे ताकि उन संपत्तियों का सही उपयोग हो सके। मैं समझता हूँ सरकार का भी निर्णय सही है और मध्य प्रदेश सरकार भी सही दिशा में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, सरकार बहुत मजबूत है। निश्चित तौर पे विपक्ष आपके लिए कोई चुनौती नहीं रहा। लगातार चुनावों के जो परिणाम है वो बताते हैं कि विपक्ष बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है, लेकिन क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है या पार्टी के लिए चुनौती है? देखिए, कभी भी विपक्ष को मैं समझता हूँ कि हमेशा अपोजिशन को चुनौती मानना चाहिए। हमने ये मानना चाहिए कि हमें अपने में कोई कमी है तो उसे दूर करें। जहाँ तक कार्यकर्ताओं की अपेक्षा का सवाल है तो ये भी एक हमारे सामने बड़ी चुनौती है कि इतने बड़ी संख्या में हमारा कार्यकर्ता है, इतने ना तो हमारे पास पद है, ना ही हम सबके को संतुष्ट कर सकते हैं। तो कैसे हम अपनी पार्टी में लगातार इस पे काम करें कि हमारा हर कार्यकर्ता कहीं ना कहीं पार्टी की रीति नीति के अनुसार काम करे, उसकी जो अपेक्षा उस पर हम खरे उतरें या पार्टी के संगठन में उसका कोई ना कोई उपयोग कर ले। आपकी बात सही है, ये एक चुनौती भी है, लेकिन इस चुनौती पे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पे खरे उतरे और कार्यकर्ताओं का विश्वास। अगले 1 साल पूरा हो गया, अगले 1 साल के लिए आपके लक्ष्य क्या है? देखिए, कार्यकर्ताओं का विश्वास और कार्यकर्ता आम मतदाता के विश्वास पे खरे उतरे, ये मेरी पिछले साल भी चुनौती थी। अगले साल भी मेरी जो 1 साल का एजेंडा है वो यही रहेगा कि कार्यकर्ताओं का पार्टी नेतृत्व पे विश्वास बढ़े। मोदी जी के नेतृत्व पे मुख्यमंत्री मोहन जी को साथ लेते हुए हम कार्यकर्ताओं के विश्वास पे खरे उतरे। हमारा कार्यकर्ता मतदाता और पार्टी के बीच की एक कड़ी बने। अगले साल भी इसी कड़ी को मजबूत करने के लिए मैं काम करूँ। एक सामाजिक सरोकार से जुड़ा प्रश्न है कि कई सारे शादियां हमने देखी, पत्रकार के तौर पर भी उनमें शामिल भी हुए कि कई लोग ऐसे थे जिनकी रसूख था लेकिन हैसियत नहीं थी, लेकिन हैसियत से बढ़ के शादियाँ की उन्होंने। आपके पास रसूख भी है, हैसियत भी है, फिर आपने बेटे का शादी सामाजिक दायित्वों के अनुरूप की छोटा समारोह किया, एक मैसेज देने के लिए प्रयास किया। ये आपका अपना निर्णय था, परिवार का, बेटे का, और इसके पीछे सोच क्या थी? ये मेरा खुद का निर्णय था। मुझे लगता है कि मेरे जैसे आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति को राजनीतिक रूप से एक पार्टी के कारण मुझे जो सम्मान और ताकत मिली, ऐसे व्यक्ति ने अगर दिखावा करेगा, अगर बड़ी हजारों लोगों को बुला के शादी करेगा तो समाज में और पार्टी में ये परंपरा आगे भी जारी रहेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता अपने जीवन की पूंजी, हमारा समाज का कोई व्यक्ति अपनी 20-30 साल में जो कमा रहा है वो एक शादी में ना खर्च करे, तो हमें कहीं ना कहीं इसका उदाहरण देना चाहिए, खुद के लिए भी और समाज के लिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी अपने पहले बेटे की शादी में ये प्रयास किया। मैंने भी ये प्रयास किया कि हम जो पारिवारिक एक हमारी संस्कार है, हमारी पारिवारिक जो हमारा कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि पहले 25-50 साल पहले ये सिर्फ पारिवारिक ही एक कार्यक्रम होता था। जो शादी ब्याह है वो रिश्तेदार, नातेदार और जो नज़दीकी लोग हैं उनकी उपस्थिति में संपन्न होता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें आडंबर और दिखावा होने लगा। मैं समझता हूँ कि इसे सभी लोगों ने दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं, उसमें एक मैं भी हूँ जिसने एक छोटा सा प्रयास किया। हेमंत खंडेलवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारे सवालों के बहुत खुल के और बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिए। निश्चित तौर पे हमारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी को समझने में मदद मिली होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।